हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि अपने ओएम पार्ट 1 के चैप्टर 1 की दोस्तों चर्चा कर रहे थे, तो इसके अंदर अपनों ने जो चैप्टर 1 है इसके ऑलरेडी 2 पार्ट डिस्कस कर रखे हैं और उससे पहले 3 पार्ट इसके डिस्कस कर रखे हैं मैंने। ठीक है, तो इसको दोस्तों इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल 6 पार्ट इसके हो जाएंगे। जो प्लेलिस्ट है चैनल पे जाके आप देख सकते हो, ओएम चैप्टर 1 ओएम पार्ट 1 कंप्लीट जाके आप प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएगी और आप 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस देखते रहोगे तो आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। तो आज अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स अपने जो पहले डिस्कस किया है उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स जो पुराना जो पढ़ा है वो अपने को याद होना, वो रिवाइज़ करना ज़रूरी है। अगर वो याद नहीं होता है तो हमें आगे पढ़ने का भी कोई ज़्यादा हमें बेनिफिट नहीं होगा। तो सबसे पहले उन्होंने जो पहली स्लाइड थी वो क्या पढ़ी थी, और आज दोस्तों इसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम लिंक में, तो आप उससे भी अपने को वीडियो भी देख सकते हो। उसके बाद एक बार पीडीएफ रीड कर लोगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे। सबसे पहले अपने पहली स्लाइड में क्या डिस्कस किया था, जो सेक्रेटरी है डिफेंस फाइनेंस का, वो दोस्तों क्या है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता है। ठीक है, डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट्स एंड चार्जेस। ठीक है, एमओडी सिविल का कौन तो सीजीडीए बनाता है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है दोस्तों, सीजीडीए है। ठीक है, ये सब बातें अपनों ने डिस्कस करी थी। इसके बाद चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। ठीक है, सेकंड नंबर पे मैंने आपको एक चार्ट डिस्कस किया था। उस चार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके पे एंड अलाउंसेस और इनके फंड और इनके पेंशन का काम कौन कौन सा ऑफिस करता है। पेंशन के लिए, सैंक्शन के लिए अलग ऑफिसेस हैं और इनका डिसबर्समेंट के लिए हमारे डीपीडीओज रेस्पॉन्सिबल हैं। आगे देखिए, आगे मैंने क्या बताया आपको, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कमांड्स बताई। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की दोस्तों कमांड जब बताई मैंने, तो आर्मी की मैंने 7 कमांड बताई जिसको 6+1 से आपको याद रखना था। एयरफोर्स की भी 7 कमांड बताई जिसको 5+1+1 से आपको याद रखना था। और नेवी की मैंने 3 कमांड बताई। ओके, तो जो आर्मी की 6 कमांड थी वो कैसे थी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल और साउथ वेस्ट। ठीक है, और जो एयरफोर्स की जो कमांड्स थी उसके अंदर नॉर्थ के अंदर कोई भी कमांड नहीं होगी। आपको क्या मैप नज़र आ रहा है? आपने अगर ढंग से वीडियो देखे हैं, आप ढंग से फोकस करके चीज़ें समझ रहे हो तो आपको डायग्राम याद आ रहे होंगे। ठीक है, एयरफोर्स और नेवी के अंदर नॉर्दर्न कमांड नहीं है, राइट। तो नॉर्दर्न कमांड नहीं है एयरफोर्स और नेवी के अंदर, और उनके अंदर नेवी के अंदर ओनली 3 कमांड है। तो एक है ईस्टर्न, एक है वेस्टर्न, एक है सदर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड है विशाखापट्टनम, सदर्न कमांड है कोची, केरल, और जो वेस्टर्न कमांड है वो है मुंबई। दोस्तों एयरफोर्स के अंदर क्या था, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड। ठीक है, ऐसे था एयरफोर्स के अंदर, आप याद रखिए। नॉर्थ में नहीं था, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी और एक आपको यहाँ मिलेगी। इधर वेस्टर्न कमांड कौन सी थी, दिल्ली, क्योंकि एयरफोर्स के ऑफिसेज जो हैं वो दिल्ली के अंदर है। सदर्न कमांड क्या थी, तिरुवनंतपुरम। जो ईस्टर्न कमांड थी वो क्या थी, ईस्टर्न कमांड क्या थी, शिलोंग मेघालय, इलाहाबाद यूपी सेंट्रल कमांड, और यहाँ पे गांधीनगर। ठीक है, आर्मी के कमांड्स आपको पता ही है। ठीक है, तो हमने फिर क्या देखा, जो आर्मी की जो कमांड थी उससे रिलेटेड अपना जो प्रिंसिपल रीजनल कंट्रोलर हैं उनको डिज़ाइन किया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, जो आर्मी की कमांड्स हैं उन्हीं के हिसाब से हमारे जो हैं, आर्मी की मान लो 7 कमांड है तो उसके अंदर 6 ऑपरेशनल और एक ट्रेनिंग है जो शिमला के अंदर है। तो जो 6 ऑपरेशनल कमांड थी या है, ये देखिए जो आर्मी की 6 ऑपरेशनल कमांड है, 1 2 3 4 5 6, इनके हिसाब से ही हमारे ऑफिसेस को डिज़ाइन किया गया। हमारे 6 प्रिंसिपल कंट्रोलर इन्हीं के हिसाब से डिज़ाइन किए गए। ठीक है, आप इसमें ईस्टर्न कमांड कोलकाता को छोड़ दीजिए, बाकी 5 तो हमारे रीजनल प्रिंसिपल कंट्रोलर हो गए, और इसके अंदर एक आप पीसीडीए बैंगलोर जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमारे प्रिंसिपल कंट्रोलर आर्मी कमांड्स के हिसाब से डिज़ाइन हो गए। आगे हमने क्या देखा दोस्तों, कि जो हमारे प्रिंसिपल कंट्रोलर हैं उनके साथ साथ ही 6 जो है रीजनल कंट्रोलर बना दिए गए, जिनको बोलते हैं सीडीए। ये थे पीसीडीए, ये थे सीडीए। 6 सीडीए कहाँ कहाँ डिज़ाइन किए गए, इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मैपगो। और जब सिकंदर चेन्नई गया, मैपगो मतलब मेरठ, पटना, गुवाहाटी, और जब सिकंदर चेन्नई गया यानी जबलपुर और सिकंदराबाद और चेन्नई। जब सिकंदर चेन्नई गया, जबलपुर, सिकंदराबाद, चेन्नई, और एक आपको याद रखना है पीसीडीए। ठीक है, ये दोस्तों आर्मी से रिलेटेड 12 तो दोस्तों हो गए आपके रीजनल कंट्रोलर। ठीक है, और एक ये हो गया पीसीडीओ को एक फंक्शनल कंट्रोलर के रूप में देखा जाता है। इनके अलावा दोस्तों जितने भी कंट्रोलर अपने बचे हैं जो इंडिविजुअल टास्क करते हैं कोई भी चीज़ का, वो सारे फंक्शनल कंट्रोलर हैं। इसके बाद हम लोग क्या क्या देखा, जो सीजीडीए की कुछ ड्यूटीज़ देखी। सीजीडीए की ड्यूटीज़ क्या क्या देखी, सीजीडीए साहब क्या क्या करते हैं। एक तो पहला एनुअल कंसोलिडेटेड बैलेंस्ड फंड अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद सर्टेन सब्सिडरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट की स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एफएडीएस बनाते हैं, लेकिन कुछ सब्सिडरी स्टेटमेंट सीजीडीए बनाते हैं। सीजीडीए कुछ सब्सिडरी स्टेटमेंट बना के एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एफएडीएस को रेंडर कर देंगे। इसके बाद दोस्तों सीजीडीए वार्षिक ऑडिट सर्टिफिकेट बनाते हैं। सिविल एस्टीमेट जो है उसका एमओडी का उसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और एससीटी प्रिपेयर करते हैं। एससीटी स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल ट्रांजैक्शन।
ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किया, पीसीडी पेंशन इलाहाबाद के बारे में, जो क्या करता है, सैंक्शन करता है पेंशन को इन रेस्पेक्ट ऑफ आर्मी पर्सोनल, डिफेंस सिविलियन और डीएडी स्टाफ। ठीक है, 3 आपको याद रखने हैं। आगे मैंने क्या डिस्कस किया, जो पोस्ट ऑडिट करता है पीसीडी पेंशन इलाहाबाद सभी पी और टीए बिल्स की डीएडी स्टाफ की, और पीसीडी पेंशन इलाहाबाद के ऑफिस की कौन करता है, सीडीए पटना। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है सीडीए पटना की कौन करेगा, तो पीसीडी पेंशन इलाहाबाद, क्योंकि सीडीए पटना दोस्तों डीएडी के ऑफिस के अंदर ही आता है, जिसकी हमने ऑलरेडी बता रखा है कि उसकी पीएचडी पेंशन इलाहाबाद करता है। ठीक है, तो राउंड शेप में हो गई ये सारी बातें। आगे दोस्तों क्या हुआ, सीडीए पीडी मेरिट के बारे में चर्चा करी। पेंशन सेंक्शन तो हो गई भैया, उसको बांटेगा कौन, तो डियर फ्रेंड्स उसको बांटने का काम है सीडीए पीडी मेरिट का, सीडीए पेंशन डिसबर्समेंट मेरिट का, जिसके अंदर हमारे 51 + 12 से मैंने आपको याद करवाया, 51 + 12 यानी टोटल 63 डीपीडीओज़ है। 51 जो है वो दोस्तों सीडीए पीडी मेरिट के अंडर में काम करते हैं, और जो 12 जो डीपीडीओज़ हैं वो दोस्तों किसके अंदर काम करेंगे, सीडीए चेन्नई के अंदर काम करेंगे। सीडीए चेन्नई क्या है, जब सिकंदर चेन्नई गया उसके अंदर एक रीजनल कंट्रोलर है। समझ में आ रहा है दोस्तों, याद हो रहा है आपको कुछ। 51 जो है सीडीए पीडी मेरिट के अंदर, 12 जो सीडीए चेन्नई के अंदर आएंगे, जो साउथ की 4 स्टेट जो हैं उनको सर्विसेज को रेंडर करेंगे। ठीक है, कुछ दोस्तों को डाउट था कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, तो दोस्तों मैंने चीज़ें 4-4, 5-5 पेजेस से इकट्ठा करके एक जगह लाया हूँ, इसलिए आपको शायद ये बुक्स में मिलना कठिन हो रही होगी, क्योंकि ये 4 जगह से ये डाटा मैंने कलेक्ट किया है। तो आपको ये फाइनल नोट्स हैं, ठीक है, आप इनको पढ़ के जाओगे तो सवाल आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया, सीडीए पीडी मेरिट हो गया, डीपीडीओ की बात हो गई। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया सीडीए फंड मेरिट, जिसका काम क्या है, सीडीए फंड मेरिट का जीपीएफ अकाउंट को मेंटेन करना। किस किस का करता है, सिविलियन पर्सोनल ऑफ द आर्मी का, ठीक है, डीएडी स्टाफ का, और दोस्तों एएफपीपीएफ आर्मर्ड फोर्सेज पर्सनल प्रोविडेंट फंड जो है, जो ऑनरेरी कमीशनड होके जा रहे हैं, जेसीओ ओआर जो हैं वो ऑनरेरी उनको उपाधि देके रिटायर किया जा रहा है, मान लो कैप्टन की उपाधि देके, तो उनका फंड मेंटेन करता है कौन, सीडीए फंड मेरिट। इसके बाद जो जेसीओ ओआर उधार दिए गए हैं सिविल डिपार्टमेंट्स को, लेंट टू सिविल डिपार्टमेंट, उनका मेंटेन करता है, और जो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड्स हैं दिल्ली के अंदर, उनके सीडीए फंड मेरिट उनका करता है। इसके बाद दोस्तों मैंने पीसीडीए न्यू दिल्ली के काम के बारे में बताया आपको। दिल्ली वाले जो भी सिविलियन हैं, स्टाफ है, ट्राई सर्विसेज, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का पे एंड अलाउंसेस कौन मेंटेन करता है, पीसीडीए न्यू दिल्ली। पीसीडीए न्यू दिल्ली के बारे में क्या खास बात अपनों ने डिस्कस करी, ये फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट से लेकर जो पेमेंट है वो डिस्कस करता है। और दोस्तों मैंने आपको क्या ट्रिक बताया, बोर्न ऑन मिनिस्ट्री जब भी शब्द आए तो आपको पीसीडीए न्यू दिल्ली टिक करना है। तो मिनिस्ट्री लेवल का जो काम है जो दिल्ली के अंदर हुआ है वो पीसीडीए न्यू दिल्ली करता है, क्योंकि वो ट्राई सर्विसेज रेंडर करता है। बाद मैंने पीसीडीए ओ पूना के बारे में डिस्कस किया, आपके जो पे एंड प्रोविडेंट फंड अलाउंसेज ऑफ द आर्मी ऑफिसर्स को मेंटेन करता है, और सिविलियन ऑफिसर्स जो फील्ड के अंदर कार्यरत हैं उनका दोस्तों पे अकाउंट्स मेंटेन करता है। प्रोविडेंट फंड अकाउंट नहीं बताया, उसका ओनली पे अकाउंट आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद डियर फ्रेंड्स हमने क्या डिस्कस किया, पीसीडीए बीआर न्यू दिल्ली डिस्कस किया, जिसके अंदर वो क्या करता है, पीसीडीए बीआर न्यू दिल्ली वो अपने जीपीएफ जो है देयर सिविलियंस का वो मेंटेन करता है। क्योंकि दोस्तों पेज नंबर 14 पर जाओगे जब ओएम के आप, तो उसके अंदर साफ साफ लिखा गया है सीडीए जो फंड मेरिट है वो डीएडी के स्टाफ का करता है और सिविलियन पर्सोनल ऑफ द आर्मी का करता है। ठीक है, बाकी का जो फंड मेंटेन करने का काम है वो कंसर्न उनके फंक्शनल कंट्रोलर का है। ठीक है, पीसीडीए बीआर एक फंक्शनल कंट्रोलर है बॉर्डर रोड के लोगों के लिए। ठीक है, तो वो उनके जीपीएफ भी मेंटेन करेंगे उनके सिविलियंस का। दोस्तों सिविलियंस कौन होते हैं, दोस्तों सिविलियंस का रिक्रूटमेंट जो है हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनमें हेल्प करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल देता हूँ, ऑर्डिनेंस डिपोज रहते हैं, एम्यूनेशन डिपोज रहते हैं। तो दोस्तों जो एलओज आरओ में काम कर रहे हैं तो दोस्तों ऑर्डिनेंस डिपो और एम्यूनेशन डिपोज की ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे दोस्तों जो ऑर्डिनेंस डिपो और एम्यूनेशन डिपोज जो हैं उसके अंदर सिविलियंस वर्क करते हैं, जो आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनकी हेल्प के लिए। ठीक है, जो फिजिकल वर्क उनको करना है, ठीक है, उनके हेल्प के लिए उनको रखा जाता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। इसीलिए जो पीसीडीए बीआर न्यू दिल्ली है उसके अंदर भी कुछ सिविलियंस होंगे, क्योंकि बॉर्डर रोड का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, तो कुछ फिजिकल हेल्प करने के लिए सिविलियंस जो हैं उनको पीसीडीए बीआर न्यू दिल्ली करता है। ठीक है, पे अकाउंट है दोस्तों ग्रेफ पर्सनल्स का, वो भी मेंटेन करता है। पीएफ अकाउंट जो है ग्रेफ पर्सनल का, ग्रेफ मतलब जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स। दोस्तों जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, जिनके बीटेक किया है या कोई टेक्निकल डिग्री की है, वो एसएससी के जरिए या कोई और और एग्जामिनेशन के जरिए वहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है, तो उनका पे अकाउंट और पीएफ अकाउंट मेंटेन करता है। ठीक है, इसके बाद अपन ने डिस्कस किया पीसीडीए एयरफोर्स देहरादून और पीसीडीए एयरफोर्स नई दिल्ली। पीसीडीए एयरफोर्स देहरादून के अपन ने खास बात क्या डिस्कस करी कि वो कवर करता है सभी कमांड्स को ऑल ओवर द इंडिया। और पीसीडीए एयरफोर्स नई दिल्ली की दोस्तों हमने क्या बात करी कि जो यूनिट्स लोकेटेड है न्यू दिल्ली के अंदर, देहरादून भैया सारी जो है ऑल इंडिया की यूनिट है उनको कवर करेगा, और जो पीसीडीए एयरफोर्स नई दिल्ली है वो यूनिट्स कंप्लीट करेगा, वो यूनिट्स कवर करेगा जो ओनली दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया आपको, पीसीडीए एयरफोर्स देहरादून जो है उसकी एक ब्रांच है नागपुर के अंदर जिसको जेसीडीए एयरफोर्स नागपुर कहते हैं। और दोस्तों पीसीडीए एयरफोर्स नई दिल्ली है उसके अंडर भी एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं डीसीडीए एयरफोर्स नई दिल्ली। ठीक है, जेसीडीए एयरफोर्स नागपुर जो है वो मेंटेनेंस कमांड और ट्रेनिंग कमांड और दोस्तों जो साउथ की एयर कमांड है उसको सर्विसेज रेंडर करती है। समझ में आया दोस्तों।
तो ये ये अपन ने आज तक जो पिछली क्लासेस में था वो मैंने पढ़वाया था, जो वो मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया। ठीक है, आज दोस्तों अपने पीसीडी नेवी मुंबई के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चीज़ें पिछली जो अपनों ने डिस्कस करी है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नहीं याद है तो बार बार नोट्स को पीछे देखो, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखो, बुक्स से देखो, तो धीरे धीरे चीज़ें याद होने लग जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पीसीडी नेवी मुंबई जो है 12, 19, 26 और 34 नंबर पेज से डेटा लिया गया है। इसका क्या क्या काम करता है पीसीडी नेवी मुंबई? ये तो दोस्तों अपना जो है पोस्ट ऑडिट करता है इनके पे अकाउंट्स की। इनके पे अकाउंट्स बनाता कौन है, मेंटेन कौन करता है नेवी के? इनका नेवल पे ऑफिस। नेवल पे ऑफिस करता है। इसके पे अकाउंट ऑफ ऑफिसर एंड सेलर ऑफ द नेवी आर मेंटेन्ड बाय द नेवल पे ऑफिस मुंबई। ठीक है, पोस्ट ऑडिट करेगा पीसीडी नेवी मुंबई। ठीक है, इसको आप वैसे तो अलग लिख सकते थे, मैंने इंक्लूड कर दिया नेवी की बात ही। 2 नंबर पॉइंट क्या है, पीसीडी नेवी मुंबई क्या करता है? पे एंड प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो है ऑफिसर का और सेलर्स का, उनके पोस्ट ऑडिट करता है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप चार्ट देख लीजिए, उसमें आपको पे एंड प्रोविडेंट फंड ये सारी चीज़ें फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सीडीए आईडीएस नई दिल्ली जो है वो क्या करता है? ये दोस्तों ऑपरेशनल है 23/8/2004 से। ये क्या करता है? ऑडिट करता है, अकाउंटिंग करता है, पेमेंट करता है, सर्विसेज की पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू द ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर द हेडक्वार्टर आईडीएस एंड हेडक्वार्टर एसएफसी। ठीक है दोस्तों, ट्राई सर्विसेज का नाम आ जाए, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड सारी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है, तीनों ऑर्गेनाइजेशन, उनसे रिलेटेड सारे काम करता है। इसके बाद दोस्तों रीजनल जेसीडीए जो है इनका एएनसी अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर के अंदर, वो रेस्पॉन्सिबल है किसके के लिए? प्रोवाइड करता है ऑडिट, अकाउंटिंग, पेमेंट और फाइनेंशियल एडवाइस टू यूनिट ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। जो यूनिट्स जो है अंडमान और निकोबार के अंदर सिचुएटेड हैं, उनके लिए रीजनल जेसीडी एएनसी जो है पोर्ट ब्लेयर के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, रूल नंबर 41 अपने मेन जो चीज़ें थी, जो फंक्शनल कंट्रोलर डिस्कस करने थे, रीजनल कंट्रोलर जो डिस्कस करने थे, वो अपनों ने कर लिए। अब अपने 4-5 जो एक्स्ट्रा पैरा है, इंपॉर्टेंट पैरा है, वो अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 39 से OM1 के। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे इस बार जो आने लायक हैं, ठीक है, वो मैंने पूरा कर आपको निकाल दिया। देखिए रूल नंबर 41 क्या है, पेज नंबर 39 पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सारा, क्योंकि अप्रैल 2009 में अब एसएस के पार्ट 1 में पूछा गया है आपसे। क्या है दोस्तों? प्रिंसिपल कंट्रोलर और कंट्रोलर। प्रिंसिपल कंट्रोलर कितने हैं? 6 हैं। कंट्रोलर कितने हैं? 6 हैं। प्रिंसिपल कंट्रोलर याद है आपको? कोलकाता जो ईस्टर्न कमांड है वो छोड़ दीजिए, इसके लिए यहाँ पे आप बेंगलुरु जोड़ दीजिए। बाकी तो आर्मी की जो है सारी कमांड सेम रहेगी। ठीक है, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, वेस्टर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड। ठीक है, एक बेंगलुरु आप जोड़ दोगे तो प्रिंसिपल कंट्रोलर बन जाओगे। कंट्रोलर कौन से हैं? 6 कंट्रोलर, मैप गो और जब सिकंदर चेन्नई गया। ठीक है, टिप्स पे याद हो रही है ना दोस्तों चीज़ें? मान लो आपसे डिस्क्रिप्टिव के अंदर पूछ ले, ठीक है, मान लो 2 जून को जो एग्ज़ाम है, या एसएस का बाद में होगा, अभी 2 जून को जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको प्रिंसिपल कंट्रोलर के नाम पूछ ले, तो क्या आप नहीं लिख पाओगे? और दोस्तों अगर आप इसको चार्ट से नहीं याद करोगे तो मैं 100% आपको लिख के दे सकता हूँ, गारंटी है कि आप 6 के 6 नाम लिखाओ। 3 लिखेगा, कोई 4 लिखेगा, कोई 5 लिखेगा, 6 नहीं लिख पाएगा। और जिसने इसको चार्ट से याद किया है, जिसको आर्मी की कमांड्स याद है, जिसने आर्मी की कमांड से कंपैरिजन करके इसको पढ़ा है, ठीक है, जिसने ये याद रखा है कि ईस्टर्न कमांड कोलकाता की जगह बेंगलुरु जोड़ दो भैया, बाकी नॉर्थन कमांड जम्मू, सदर्न कमांड पूना, सेंट्रल कमांड लखनऊ यूपी, वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ और साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर है, वो इसमें नहीं अटक सकता। ठीक है, एक बेंगलुरु ऐड करना है इसमें। कंट्रोलर मैप गो, मेरठ, पटना, गुवाहाटी, जब सिकंदर चेन्नई गए, जबलपुर, सिकंदराबाद और चेन्नई। ठीक है, इनके 12 के नाम पूछ ले तो एक बहुत ईजी है, 6 नंबर आपके ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, एक नंबर में पूछ सकता है ये। क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये प्रिंसिपल कंट्रोलर, कंट्रोलर PC और C कॉरस्पॉन्ड डायरेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सर्विस हेडक्वार्टर ऑन रूटीन मैटर। दोस्तों ये जो है PCD और CDA, ये इनका चैनल है दोस्तों CGDA के थ्रू। ठीक है, अगर इनको कोई कम्युनिकेशन करना है GOI और सर्विस हेडक्वार्टर से, तो दोस्तों ये CGDA के थ्रू जाएंगे, ये थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन हमें नहीं पता होती तो हम गलत करके आते हैं एग्जामिनेशन में। जैसे आपके ऑफिस को कोई कॉरस्पॉन्डेंस करना है तो आप जो है आपने ध्यान दिया होगा, मान लो कोई सब ऑफिस के अंदर है या एरिया अकाउंट्स ऑफिस के अंदर है, वो डायरेक्ट CDA को या PCDA को तो फिर भी कर देते हैं, CGDA को डायरेक्ट कोई भी चीज़ को रेफर नहीं करते, कोई भी उनको कॉरस्पॉन्डेंस करनी होती है तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल जाता है, छोटे ऑफिस से बड़े ऑफिस की तरफ, फिर बड़े ऑफिस से और बड़े ऑफिस की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए वो कॉरस्पॉन्ड कर सकते हैं डायरेक्ट किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और सर्विस हेडक्वार्टर से, ओनली रूटीन मैटर्स पे। ठीक है, ओनली रूटीन मैटर्स पे के अंदर ये दोनों जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सर्विस हेडक्वार्टर से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर इनको इंटरप्रेट करना है रूल्स के अंदर या कोई रेक्टिफिकेशन करनी है एनॉर्मलीज़ के अंदर, ठीक है, इन द एग्जिस्टिंग रूल्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग रूल्स के अंदर इंटरप्रिटेशन करना है रूल्स का या रेक्टिफिकेशन करनी है एनॉर्मलीज़ की, वो दोस्तों इन नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी हालात में वो रेफरेंस CGDA को एड्रेस करने पड़ेंगे। ठीक है, पूरा पढ़ के दोस्तों आपको बताता हूँ। PCDA CDA जो है कॉरस्पॉन्ड कर सकते हैं डायरेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विस हेडक्वार्टर ऑन रूटीन मैटर, ये यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, रेफरेंस रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स और रेक्टिफिकेशन ऑफ एनॉमलीज़, रूल में चेंज और जो एनॉमलीज़ हैं कुछ गड़बड़ है उनको चेंज करना है।
रेक्टिफाई करना है, ठीक है, इन द एग्जिस्टिंग रूल्स। विल नो अंडर सर्कमस्टांसेस बी मेड बाय द पीसीडीए सीडीए टू सर्विस हेडक्वार्टर इधर ऑफिशियली और डेमी ऑफिशियली, सच रेफरेंस विल बी एड्रेस्ड टू द सीजीडीए विद द स्टेटमेंट ऑफ द रीजंस वेयर नेसेसरी। ठीक है, मतलब ये दो चीज़ें करनी है तो ये डायरेक्ट सर्विस हेडक्वार्टर को नहीं कर सकते किसी भी हालात में, नो सर्कमस्टांसेस। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है, या तो ऑफिशियली या डेमी ऑफिशियली। वो जो रेफरेंस है, कौन से रेफरेंस ये करने वाले, वो एड्रेस किए जाएंगे सीजीडीए को विद द स्टेटमेंट ऑफ रीजंस वेयर नेसेसरी। ठीक है, स्टेटमेंट देना पड़ेगा रीजंस की, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये रूल नंबर 41 इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था आपसे। ठीक है, आगे चलते हैं अपने। आगे देखिए फ्रेंड्स क्या है, जनरल जो टॉपिक है इसके अंदर रूल नंबर 43 से लेकर 65 तक वो डिस्कस करेंगे अपने। ठीक है, और 2 स्लाइड और हैं। ठीक है, फिर ये चैप्टर 1 अपना खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मिस मत करना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों नवंबर 2007 और अप्रैल 2009 दोनों में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएस के, क्या आप इस एग्जाम में भी पूछ ले। तो नवंबर 2007 और अप्रैल 2009 के अंदर दोस्तों कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रिंसिपल कंट्रोलर्स विल नॉट गिव एनी ऑडिट डिसीजन ऑन है हाइपोथेटिकल केस। ठीक है, हाइपोथेटिकल केस पे दोस्तों प्रिंसिपल कंट्रोलर और कंट्रोलर है कोई भी डिसीजन नहीं देते ऑडिट डिसीजन। दे विल टेक पर्टिकुलर केयर टू एंश्योर दैट एन ऑडिट डिसीजन इज गिवन ओनली आफ्टर पर्टिकुलर्स ऑफ द स्पेसिफिक केस। कोई भी स्पेसिफिक केस लेंगे उसके बारे में उनको सारी जानकारी लेनी पड़ेगी, सारी जानकारी लेंगे वो, इसके बाद उस पर कोई भी ऑडिट डिसीजन लेंगे। ठीक है, ऑडिट डिसीजन दोस्तों क्या है यहाँ पे, मतलब डाउटफुल क्वेश्चंस अराइजिंग फ्रॉम द मटीरियल ऑडिट एक्सरसाइज बाय द डीएडी नॉट टू द स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सरसाइज बाय द सीएजी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ऑडिट डिसीजन का मतलब क्या है, जो लोग एलियोज आरओज में काम करता है या कोई और ऑफिस के अंदर काम करता है तो वो किसी भी चीज़ की ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, उसको मटेरियल ऑडिट इसमें बोला है। ठीक है, उसके अंदर दोस्तों सब ऑफिस को कोई भी डाउट आ गया, ठीक है, तो वो पीसीडीए सीडीए को ऐसे बोल दें कि भाई ये चीज़ें हैं, फला चीज़ें, तो हमें एक ऑडिट डिसीजन दे दीजिए। ठीक है, या ऐसा हुआ तो आप क्या जवाब दोगे। हाइपोथेटिकल वही हुआ ना कि मतलब कोई रियलिटी में चीज़ नहीं है, उन्होंने सोची। ठीक है, सब ऑफिस के ऑफिसर्स ने कोई बात कि पीसीडीए सीडीए से राय मांग ली कि इस फला पे अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या उसमें बोलोगे, मतलब कोई आप मेरे को रूलिंग दे दीजिए। तो दोस्तों उस पर कुछ भी एक्शन नहीं लेगा पीसीडीए सीडीए, वो कहेगा कि आप जो केस है उसका पर्टिकुलर केस है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए। ठीक है, और दोस्तों ये जो पीसीडीए सीडीए जो ऑडिट डिसीजन देंगे वो ओनली मटीरियल ऑडिट पे देंगे जो डीएडी करता है। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट पे नहीं, जो कि सीएजी करता है। सीएजी का दोस्तों कौन से सबऑर्डिनेट ऑफिसर, डीजीएडीएस। ठीक है, हमारे डिपार्टमेंट है। स्टैट्यूटरी को दोस्तों सांविधिक बोलते हैं। तो देखिए क्या है दोस्तों, स्टैट्यूटरी ऑडिट पे ये चीज़ें लागू नहीं होती ऑडिट डिसीजन की। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों ये भी सेम जो है लाइन, ये भी इसी पेपर में पूछी गई थी। ए प्रिंसिपल कंट्रोलर मे नॉट ओवर रूल ए डिसीजन गिवन बाय ए प्रीडिसेसर इन ऑफिस विदाउट रेफरेंस टू द सीडीजीए। दोस्तों कोई भी प्रिंसिपल कंट्रोलर है या कंट्रोलर है, कोई पुराना दोस्तों प्रीडिसेसर होता है, एक शब्द होता है सक्सेसर। प्री मतलब पहले वाला। ठीक है, पहले वाला जो प्रिंसिपल कंट्रोलर या कंट्रोलर है, कोई भी ऑडिट डिसीजन जब देके गया है तो दोस्तों जो सक्सेसर उसका आने वाला है, जो आएगा वो ट्रांसफ़र आउट हो गया या पेंशन चला गया, उसका सक्सेसर जो आया है, जो पहले वाले ने जो भी डिसीजन लिए थे उनको वो चेंज नहीं कर सकता, उनको ओवर रूल नहीं कर सकता। अगर करना चाहता है या ऐसी कोई बात है तो उसको सीजीडीए से रेफरेंस लेना पड़ेगा, उसको सीजीडीए से रेफरेंस उसको लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई। आगे दोस्तों ये कहाँ का पूछा गया, सितंबर 2014 के एसएस के पेपर में ये पूछी गई थी ये लाइन। इफ़ ए प्रिंसिपल कंट्रोलर डिजायर्स टू रिलैक्स ऑडिट टेम्पोररीली, अगर पीसीडीए सीडीए इच्छा करते हैं कि वो ऑडिट को टेम्परेरीली रिलैक्स कर दे इन ए मैटर विच कंसर्न हिज ओन ऑफिस और हिज सबऑर्डिनेट ऑफिस, या तो उसके खुद के ऑफिस में या सबऑर्डिनेट में, उसके सबऑर्डिनेट ऑफिस के अंदर, ही शुड इनवेरिएबली रेफर द केस टू द सीजीडीए फॉर ऑब्टेनिंग प्रायर कंकरेंस। मतलब कुल मिला के बात यह है कि सीजीडीए से आपको कुछ पूछना ही पड़ेगा, अगर आप कुछ हेर फेर करना चाहते हो सिस्टम के अंदर आपको सीजीडीए से कंकरेंस लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इनवेरिएबली आपको बहुत शब्द मिलेगा। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो दोस्तों इस शब्द को एक बार याद ही कर लें कंठस्थ कि इसका मतलब क्या था, इसका फील ले लें इस शब्द का, क्योंकि हर किताब में मिलेगा। इनवेरिएबली 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 होता है दोस्तों निरूपवाद रूप से, निरूपवाद रूप से मतलब दोस्तों दो चीज़ें होती है। एक तो जैसे अपने इंग्लिश में कोई रूल पढ़ते हैं, एक तो रूल पढ़ लिया फिर नीचे उसका एक्सेप्शन आ जाएगा कि भाई इस कंडीशन में हुआ तो हम ये एक्सेप्शन दे देंगे। ठीक है, एक तो रूल पढ़ लिया, रूलिंग पढ़ ली, उसके नीचे उसका एक्सेप्शन पढ़ लिया। ठीक है, ऐसा ही दोस्तों अपनी किताबों के अंदर है। जैसे कि कल एक क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप के अंदर कि कंटीजेंसी फंड जो है उसके लिए ऑल का आंसर पूछ रखा था उसमें। तो दोस्तों कंटीजेंसी फंड जो है अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए होता है, लेकिन दोस्तों उसके नीचे कुछ अपवाद निकल आते हैं। मान लो एडवांस ले सकते हैं हम कंटीजेंसी फंड से, मान लो पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं हो सकती, कुछ ऐसी स्थिति आ जाए तो बाकी चीज़ों के अंदर भी कंटीजेंसी फंड से अंदर फंड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इसलिए जो एक रूल बनाया उसके नीचे एक्सेप्शन, तो मतलब इस रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं है इसलिए इसमें इनवेरिएबली लिख दिया। अगर इसका कोई एक्सेप्शन होता उसमें लिखते कि हाँ इस फला कंडीशन के अंदर सीजीडीए की रेफरेंस नहीं चाहिए हमें प्रायर कंकरेंस, इसलिए यहाँ उस केस में इनवेरिएबली शब्द का यूज़ मैं नहीं करता। ठीक है, अगर यहाँ पे ये निरूपवाद है मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, आपको कंकरेंस लेनी ही लेनी है, तो इसलिए यहाँ पे इनवेरिएबली शब्द यूज़ कर दिया। रूल होते हैं उसका एक्सेप्शन होता है तो ये शब्द यूज़ नहीं होगा, और रूल है उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है तो इस शब्द को मैं यूज़ करूँगा। किताबों के अंदर ये शब्द आपको मिल जाएगा, हर चैप्टर के अंदर हर दूसरे तीसरे पेज के अंदर ये शब्द आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने। आगे देखिए फ्रेंड्स, लास्ट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। ठीक है, और ये प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा नहीं गया है, लेकिन दोस्तों जो पुराना जो मैं देख रहा हूँ एग्जामिनर जिस पैटर्न पे काम कर रहा है, एग्जामिनर की थिंकिंग क्या है, ठीक है, तो उस बेस पे दोस्तों ये मैंने आपके लिए बताया है। और इसके अंदर मैं इनवेरिएबली का मतलब भी आपको
और अच्छे से बता सकता हूँ। ठीक है, 64 नंबर दोस्तों रूल जो है क्या है, द ओपनिंग ऑफ अ न्यू ऑफिस अंडर अ गैजेटेड ऑफिसर। किसी भी गैजेटेड ऑफिस के अंदर ऑफिसर के अंडर में कोई भी ऑफिस ओपन करना है, और द अपग्रेडिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑफिस टू अ गैजेटेड ऑफिसर्स इन चार्ज। अपग्रेड करना है एग्जिस्टिंग ऑफिस को। द शिफ्टिंग ऑफ एन ऑफिस अंडर द चार्ज ऑफ ए गैजेटेड ऑफिसर्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। भैया गैजेटेड ऑफिसर के चार्ज में कोई ऑफिस है, उसको शिफ्ट करना है एक स्टेशन से अदर पे, इन ए प्रिंसिपल कंट्रोलर या कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है दोस्तों, ये भी लिखने का तरीका जो है ये भी आपको आना चाहिए जब आप किताबें पढ़ें। ठीक है, वरना आप इन चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब ये अगर बातें होगी किसी प्रिंसिपल कंट्रोलर या कंट्रोलर ऑफिस के अंदर, तो विल रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ द CGDA। उस केस में दोस्तों प्रायर अप्रूवल चाहिए हमें CGDA का। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे इनवेरिएबली शब्द का यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया दोस्तों, इसका एक एक्सेप्शन है भैया। हाउ एवर, फिर भी, इफ़, यदि, इनवेरिएबली वाले शब्द नहीं है, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन शो करेंगे यहाँ पे। ऊपर बात लिखी गई है, हाँ ठीक है वो लिख दी, फिर भी, हाँ यदि, यद्यपि, द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंक्रीज इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिसर्स। अगर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, किसका, ऑफिसर्स का, ऑथोराइज्ड फॉर द प्रिंसिपल कंट्रोलर या कंट्रोलर, जो ऑथोराइज है प्रिंसिपल कंट्रोलर और कंट्रोलर के लिए, उस केस में प्रायर अप्रूवल ऑफ द CGDA विल नॉट बी नेसेसरी इन सच केस। उस केस में CGDA की प्रायर अप्रूवल अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, ये लाइंस दोस्तों दी गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, इसको MCQ बना के, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंक्रीज इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑथोराइज्ड फॉर द प्रिंसिपल कंट्रोलर या कंट्रोलर, प्रायर अप्रूवल ऑफ द CGDA विल रिक्वायर और नॉट। तो इसके अंदर दोस्तों उसी हिसाब से आपको आंसर इसका टिक करना है कि इस केस में हमें रिक्वायर नहीं है। समझ में आ रहा है दोस्तों, नॉट है ना यहाँ पे। तो अपनों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, तो दोस्तों हमने आज जो है 4-5 बातें डिस्कस करी। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ दोस्तों आपको। तो जो PCDA CDA जो हैं रूटीन मैटर्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सर्विस हेडक्वार्टर को से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, रूटीन मैटर के अलावा अगर इंटरप्रेट करना है रूल्स के अंदर, ठीक है, कुछ एनोमली में रेक्टिफिकेशन करना है, तो दोस्तों उनको वो डायरेक्ट नहीं कर सकते। उन रेफरेंस को करने के लिए उनको प्रायर जो है सच रेफरेंसेस में भी एड्रेस टू द CGDA फर्स्ट, मतलब CGDA को पहले उनको एड्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों PCDA CDA जो है कोई भी हाइपोथेटिकल केस के अंदर ऑडिट डिसीजन नहीं ले सकते। उनको अगर ऑडिट डिसीजन लेना है तो उनको केस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, केस के पूरे पर्टिकुलर्स उनके पास होने चाहिए। और ये DAD की ऑडिट पे लागू है, स्टैट्यूटरी ऑडिट पे लागू नहीं है। और दोस्तों जो PCDA CDA जो नया आएगा, वो प्रीडिसेसर जो इसने उसके ऑफिस में किसी ने कुछ फैसला लिया था, डिसीजन लिया था, उसको दोस्तों वो ओवररूल नहीं कर सकता। उसके लिए उसको CGDA के कंकरेंस चाहिए। इसके बाद अगर PCDA CDA जो है रिलैक्स करना चाहे ऑडिट को टेम्पोरेरीली अपने ऑफिस के अंदर या सबऑर्डिनेट ऑफिस के अंदर, उस केस में भी उनको CGDA से प्रायर कंकरेंस लेनी पड़ेगी। अंदर दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, इनवेरिएबली, ठीक है, लेनी ही पड़ेगी। और लास्ट अपनों ने क्या डिस्कस किया, अगर ये 3 चीज़ें हो, नया ऑफिस खोलना हो, अपग्रेड करना हो, शिफ्टिंग करनी हो ऑफिस की, तो PCDA CDA जो हैं उनको प्रायर अप्रूवल चाहिए CGDA की, लेकिन इनवेरिएबली रूप से नहीं। अगर ये केस हुआ, अगर इंक्रीज़ नहीं हो रही है ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ को एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो इसके अंदर विल नॉट बी रिक्वायर्ड, जो CGDA की प्रायर अप्रूवल है वो इस केस में रिक्वायर नहीं है। तो दोस्तों अपनों ने चैप्टर 1 जो है OM1 का कंप्लीट कर दिया है 44 नंबर पेज तक। इसके बाद अपने चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जितने भी हैं धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों मेन तो है चैप्टर 10 इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी ये चैप्टर हमें कंप्लीट करने हैं, तो इनको मैं ज़्यादा मैटर नहीं होगा, जो जो इंपॉर्टेंट बातें होगी वो सारी धीरे धीरे अपने इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि OM1 हमारी कंप्लीट हो गई और हम थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करने लग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपने इसके MCQ भी करेंगे दोस्तों, और बहुत अच्छे से तैयारी कर ही रहे हैं अपने। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे पता रहे कि अगर कोई अपडेट करना हो चीज़ों में तो मैं अपडेट कर दूं। ठीक है, कुछ अमेंडमेंट करना हो तो अमेंडमेंट कर दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।